दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंकड़ पत्थर इकट्ठा करना भी एक बहुत ज्यादा महंगा काम हो सकता है और $1 बिलियन क्या इस पे खर्च किए जा सकते हैं? तो बिल्कुल बात है, अगर कंकड़ पत्थर किसी एस्टेरॉइड के हों तो नासा ने यहां पर $1 बिलियन खर्च करके एक प्रोजेक्ट चलाया था, जो कि जिसका काम था धरती से बाहर जाकर स्पेस में एस्टेरॉइड से वहां की धूल मिट्टी और कंकड़ पत्थर इकट्ठे इकट्ठे करके लाने हैं और धरती पर लेकर आने हैं। अब वो सैंपल्स धरती पर आ चुके हैं और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन की चर्चा करने वाले हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दोस्तों यूपीएससी अनस्टॉपेबल। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। तो यहां पर नासा जो है, नासा का एक स्पेसक्राफ्ट यहां पर लेकर आया है एक एस्टेरॉइड के सैंपल, कंकड़ पत्थर, मिट्टी वहां से भरकर लेकर आया है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगर बात करें जीएस पेपर 3 2022 को, अगर आप मेंस का पेपर उठा के देखेंगे तो यहां पर आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी तरह से यहां पर डिफरेंट जो स्पेस मिशंस हैं, चाहे भारत के हों या फिर पूरी दुनिया के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट पहला ऐसा मिशन था जिसमें एस्टेरॉइड की मिट्टी यहां पर लेकर आई गई है नासा के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मिशन हो जाता है। उसके अलावा प्रीलिम्स 2016 में भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो स्पेस साइंस से जुड़ी हुई चीजों पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये टॉपिक यहां पर कवर होता हुआ आपको नजर आएगा। इस वीडियो में हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं कि भाई आखिर ये मिशन है क्या, उसके अलावा इस मिशन को कैसे कंडक्ट किया गया, कैसे सैंपल्स को कलेक्ट किया गया, ये भी यहां पर देखेंगे। उसके अलावा क्या पास्ट में ऐसे कोई मिशन हुए हैं और फ्यूचर में ऐसे कौन से मिशन हैं जिनकी तैयारी यहां पर चल रही है। उसके अलावा यहां पर देखेंगे कि भाई जो खास प्रकार का एक एस्टेरॉइड जिसका नाम लिया जा रहा है एस्टेरॉइड बेन्नू, एस्टेरॉइड बेन्नू जो है, इससे ही सैंपल कलेक्ट किए गए थे। आखिर इसी को क्यों सिलेक्ट किया गया, क्या खास वजह रही इस एस्टेरॉइड को सिलेक्ट करने की। उसके अलावा यहां पर देखेंगे कि आखिर ये मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको कंडक्ट किया जा रहा है इतने पैसे खर्च करके। अगर बात करें, यहां पर कहता है कि नासा का पहला एस्टेरॉइड सैंपल कलेक्शन मिशन है, यानी कि नासा ने एस्टेरॉइड से जो धूल मिट्टी कलेक्ट करने का मिशन शुरू करा था, ये नासा का पहला मिशन है जो कि कंप्लीट हो चुका है और इसके जो सैंपल्स हैं एस्टेरॉइड के, ये आ चुके हैं। और ये जो स्पेसक्राफ्ट है, ये जो सैंपल्स उतरे हैं, लैंडिंग इन सैंपल्स की जो हुई है, ये लैंडिंग हुई है अमेरिका के उताह डेजर्ट के अंदर। ठीक है, तो अमेरिका के उताह डेजर्ट के अंदर इसकी लैंडिंग हुई है। दरअसल ये कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो लैंड हुआ है, बल्कि सैंपल का जो कलेक्शन, जो मटेरियल है, जो बॉक्स है, वही आकर यहां पर गिरा है और स्पेसक्राफ्ट जो है वो यहां पर नहीं आया है। स्पेसक्राफ्ट दरअसल यहां से सैंपल को गिराकर चला गया धरती से फ्लाई बाय करके। ठीक है, धरती से फ्लाई बाय करके चला गया और ये सैंपल आकर उताह डेजर्ट के अंदर गिरे हैं, इसको कलेक्ट किया गया है। और 1 लाख किलोमीटर दूर से इन सैंपल्स को लेकर आया गया है, जिसके अंदर आपको पेबल्स एंड डस्ट यानी कि धूल मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल उठता है, आखिर एस्टेरॉइड क्या होते हैं, पहली बात ये समझेंगे और फिर हमें पूरा मिशन समझ आएगा। अगर आप यहां बात करें, आपने कभी फोटोज देखी होंगी, धरती के चारों तरफ इस तरह की जो चट्टानें हैं वो स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं। इन्हीं को हम एस्टेरॉइड कहते हैं। कब? जब अगर ये चट्टानें आ रही हैं इस एरिया से। आप देख सकते हैं यहां पर यह है एस्टेरॉइड बेल्ट। यह आपको कहां मिलेगी? मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, यानी कि मंगल ग्रह और जुपिटर ग्रह के बीच में ये जो पत्थरों की ये जो बेल्ट है, जहां पर पत्थर और चट्टानें फ्रीली घूम रहे हैं, इसको कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। और यहां से ही एस्टेरॉइड निकल कर धरती की तरफ भी आ जाते हैं और कोई कोई बहुत छोटे छोटे इनके टुकड़े धरती पर भी आके गिर जाते हैं। कभी कभी पास्ट में भी गिरे हैं और अभी भी कई बार खतरा बना रहता है कि ऐसे एस्टेरॉइड कहीं धरती से आकर टकरा ना जाए। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग मॉनिटर करते रहते हैं ऐसे एस्टेरॉइड्स को। उसके अलावा इन एस्टेरॉइड्स को अगर आप देखेंगे तो ये स्पेस में इस तरह से घूम रहे हैं जैसे फ्रीली कोई मटेरियल है, यानी कि यहां पर चांसेस हैं कि जब यूनिवर्स बना होगा तब से ही यहां पर ये प्रेजेंट हो, या हमारा सोलर सिस्टम जब बना होगा तब से ही यहां पर प्रेजेंट हो और इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सबूत ऐसे छुपे हों जिनसे हम काफी चीजों को, स्पेस की चीजों को जान सके। तो इसीलिए यहां पर क्या करा है, ऐसा ही एस्टेरॉइड को यहां पर धरती के आसपास आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है बेन्नू। तो धरती के आसपास से गुजरने वाला ये एस्टेरॉइड है और धरती के पास पड़ता है, इसलिए एक तो इसको सिलेक्ट किया गया कि भाई धरती के पास पड़ता है तो सैंपल कलेक्शन में आसानी होगी। अब अगर बात करें इस पूरे मिशन की, तो यहां पर साइंटिस्ट लोगों का एम ये था कि इस एस्टेरॉइड पे जाएंगे, मिट्टी और सैंपल कलेक्ट करेंगे, वापस आ जाएंगे।
अगर इस पूरी जर्नी की बात करें तो सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए इस मिशन का। इस मिशन का नाम है ओसिरिस रेक्स। ये ओसिरिस रेक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर। एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, हो सकता है सिंगल वर्ड में आपसे पूछ ले, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा यहां पर कहता है कि $1 बिलियन का खर्चा करके 2016 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2 साल बाद यह मिशन 2018 में पहुंचता है एस्टेरॉयड बेन्नू के पास, और फिर 2020 के अंदर यह क्या करता है, सैंपल कलेक्ट करता है और वापस अपनी जर्नी जो है वो शुरू करता है। और अब 2023 में ये वापस आ चुका है। तो 2016 में मिशन शुरू हुआ था, 2020 में सैंपल कलेक्ट करके वहां से वापस निकला, और अब 2023 के अंदर टोटल 7 साल इस सैंपल को लगे मिशन को, और यहां पर हमारे पास सैंपल्स अब धरती पर आ चुके हैं। अब कहता है कि ये भाई जो स्पेसक्राफ्ट था ओसिरिस रेक्स, इसने तो सैंपल गिरा दिए और आगे निकल गया अपनी यात्रा पे। आगे अपनी यात्रा पे कहां निकला है? दरअसल अब ये पीछा कर रहा है एपोफिस नाम के एक और एस्टेरॉयड का, जिस तक ये 2029 में पहुंचेगा। तो 2029 में एक और एस्टेरॉयड पर जाकर ये पहुंचेगा, तो उसके हम देखेंगे कि वहां से हमें क्या जानकारियां मिलती है। अब अगर बात करें सैंपल कलेक्शन आखिर किया कैसे गया, सैंपल कलेक्शन आखिर किया कैसे गया, इसको एक बार जान लेते हैं। दरअसल यहां पर आप देख सकते हैं एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया जो सैटेलाइट की तरह आपको यहां पर दिख रहा है। इसके पास एक आर्म लगी हुई थी, एक ऐसे जैसे कोई छड़ी होती है, इस तरह की ये आर्म लगी हुई थी। ठीक है, इस आर्म ने क्या करा, बिना लैंड हुए, इस आर्म का एम था, इस स्पेसक्राफ्ट का एम था, बिना सरफेस पर उतरे लैंड हुए आप टच कर लेंगे इस छड़ी से उस एस्टेरॉयड के सरफेस को और सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। कैसे? आप इस तरह से टच करेंगे एस्टेरॉयड को, और इस मैकेनिज्म को नाम दिया गया टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म। यानी कि बिना लैंड हुए आप सिर्फ एक इस तरह से टच करेंगे और सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, या फिर शॉर्ट में बोले तो टैग सैम मैकेनिज्म से। ठीक है, चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये टच करता है, और जैसे ही टच करता है तो नाइट्रोजन गैस को अंदर डाला जाता है। नाइट्रोजन गैस टच करेगा, नाइट्रोजन गैस अंदर पंप की जाएगी, नाइट्रोजन गैस पंप करते ही नाइट्रोजन के साथ सैंपल यहां पर साइड्स में कलेक्ट हो जाएगा, और फिर यह सैंपल वापस आ जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जा रही है भाई? क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस होती है, वो बाकी चीजों से रिएक्ट नहीं करती। तो यहां पर जो भी सैंपल कलेक्ट होगा उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नाइट्रोजन उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, उससे रिएक्ट नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सैंपल कलेक्ट किया गया। अब सवाल उठता है कि भाई बेन्नू जो एस्टेरॉयड है, आखिर इसको ही क्यों चूज किया गया है? कोई और भी कर सकता था। दरअसल नासा की नजर में 4 से 5 एस्टेरॉयड्स थे, और नासा की नजर में 4 से 5 एस्टेरॉयड्स जो थे उनको जब स्टडी किया गया, एस्टेरॉयड बेन्नू को जब स्टडी किया गया, तो सबसे सूटेबल कैंडिडेट लगा एस्टेरॉयड बेन्नू। अब इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि ये एक तरह से स्फेरिकल शेप में है। भाई स्फेरिकल शेप में है तो वहां पर जो टैगसैम मैकेनिज्म होगा, यानी कि जो स्पेसक्राफ्ट जाएगा सैंपल कलेक्ट करने, उसको ज्यादा समस्या नहीं होगी। लगभग हर जगह से लगभग एक जैसी शेप है। ठीक है, तो यहां पर एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लगभग यूनिफॉर्म शेप आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसका अर्थ जैसा ही ऑर्बिट आपको देखने को मिलता है। साथ में इसकी जो रोटेशन की स्पीड है, भाई जैसे धरती घूमती है, ऐसे एस्टेरॉयड्स भी जब घूमते हैं स्पेस के अंदर तो वो रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं लगातार। बाकी जो एस्टेरॉयड्स थे उनकी घूमने की स्पीड ज्यादा थी, एस्टेरॉयड बेन्नू की जो रोटेट करने की स्पीड है वो कम है। कहता है कि इसकी एक रोटेशन लगभग 4.5 घंटे में होती है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसकी स्लो जो रोटेशन है ये क्या करती है, सैंपल कलेक्शन में मदद करती है। ठीक है, और सैंपल कलेक्शन कुछ ही सेकंड्स के लिए वहां पर छड़ी को टिकाया जाता है और वहां से खींच लिया जाता है सैंपल। तो यहां पर जरूरी है कि स्टेबल साइड पर आप टिकाएं उस छड़ी को और वहां से फिर सैंपल को कलेक्ट करें। तो रोटेशन जो है ये भी यहां पर फास्ट नहीं होनी चाहिए ताकि सैंपल कलेक्शन स्टेबल हो। तो 2 कारण तो ये है। तीसरा कारण ये है कि भाई दूर से ही देखकर साइंटिस्ट ये पहले पता लगा चुके थे कि एस्टेरॉयड बेन्नू में कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो दूर से स्टडीज से पता चलता है कि भाई यहां पर इसका जो सरफेस है काले रंग का दिखता है, तो डार्क सरफेस से ये अंदाजा लगाया गया कि यहां पर हो सकता है ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि कार्बन यहां पर काफी ज्यादा हो, और कार्बन होने से चांसेस बढ़ जाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह की हमें जानकारी मिल सकती है। तो ऐसे में क्या होगा कि क्या वहां पर कभी ऐसे बैक्टीरिया, ऐसी चीजें हो कि क्या पता उससे लाइफ पॉसिबल हो, ऐसी हमें जानकारी देखने को मिल सकती है। अगर कार्बन कहीं पे मौजूद है तो वहां पर
चांसेस बन जाते हैं कि वहां पर हो सकता है लाइफ के कुछ सबूत हमें मिल जाएं। तो इस तरह से यहां पर क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल मिलने के चांसेस हैं तो यहां पर इसीलिए इसको चुना गया। उसके अलावा धरती के पास आपको देखने को मिलेगा कि ये धरती के लगभग सबसे करीब भी है, और साथ में 2182 में ये धरती के इतने करीब आ जाएगा कि हो सकता है धरती से टकरा भी सकता है, हो सकता है धरती से टकरा भी सकता है, धरती के इतने करीब आ जाएगा। तो इन सभी कारणों से हमें जरूरत है कि हम भाई हमारे कल को हमारे लिए खतरा बन सकता है तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, उस एस्टेरॉइड की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये है फोटो एस्टेरॉइड बेन्नू की। हमने क्या पढ़ा था, लगभग यूनिफॉर्म शेप है, लगभग स्फेरिकल है। तो आप देख सकते हैं वरना एस्टेरॉइड बड़ी टेढ़ी मेढ़ी शेप के होते हैं तो वहां पर समस्या होती सैंपल कलेक्ट करने में। इस तरह से आप देख सकते हैं एस्टेरॉइड बेन्नू को। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव हम समझ चुके हैं कि भाई ये जो एस्टेरॉइड है ये घूम रहे हैं फ्रीली स्पेस में, इनका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, यहां पे कोई बारिश नहीं आती, यहां पे कोई तूफान नहीं आते। तो वहां पर जो सैंपल्स हैं, जब यूनिवर्स बना होगा तो सैंपल्स जो उसमें रह गए वो सैंपल्स हो सकता है अभी तक प्रिजर्व वहां पर रहें, या फिर सोलर सिस्टम जब हमारा बना हो तब हो सकता है यहां पर जो सैंपल्स बचे हों तब के वो सैंपल्स अभी भी वहां पर रखे हुए हों। और ऐसे में हमें हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना ये सब जानकारी हमें वहां पर मिल सकती है। ठीक है, लाइफ कैसे पैदा हो सकती है, ये सारी बातें हमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई 2182 में ये एस्टेरॉइड धरती के इतने करीब आ सकता है कि लगभग टकरा सकता है। तो ऐसे में 2182 में जब कोई लोग होंगे, साइंटिस्ट लोग, उनको अगर डिस्ट्रॉय करना होगा ऐसे एस्टेरॉइड को या फिर डिफ्लेक्ट करना होगा तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में यहां पर ये जो जानकारी मिलेगी ये मदद करेगी आगे चलकर अगर कोई एक्शन लेना हुआ इस एस्टेरॉइड पर तो वहां पर भी ये सारी जानकारियां मदद करेगी। ठीक है, तो ये सारा ये मिशन था। इसके बाद और अगर बात करें यहां पर क्या इससे पहले कभी ऐसे मिशन हुए हैं, तो अगर बात करें सैंपल रिटर्न मिशन इनको कहा जाता है। सैंपल लेने गए वापस आए, इनको कहा जाता है सैंपल रिटर्न मिशंस। तो अगर बात करें क्रूड मिशंस, यानी कि इंसान वहां पर गए हैं और उन्होंने सैंपल कलेक्ट करा और वापस आए, ऐसे आपको यूएस के द्वारा अपोलो 1, 11, 12 ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मिशंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर इंसान गए चांद पर और फिर वो सैंपल्स कलेक्ट करके लेकर आए। जबकि ओसिरिस रेक्स में कोई इंसान नहीं गया, एक रोबोट गया, उसने सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश की और वो करके आया। ऐसे मिशन, रोबोटिक मिशंस पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे बहुत सारे आपको फेल दिखेंगे। सोवियत यूनियन ने 1969 में कोशिश की, 69 में ही 70 में 71, 72 मून से बहुत सारे रोबोटिक तरीके से सैंपल कलेक्शन की कोशिश की, लेकिन आपको ज्यादातर फेल्ड दिखेंगे। एक आपको यहां पर सक्सेसफुल देखने को मिलता है। उसके अलावा सक्सेसफुल रोबोटिक मिशंस और भी आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर बात करें फिर 1976 में आपको चांद के ऊपर ही रशिया के द्वारा मिलेगा रोबोटिक तरीके से सैंपल कलेक्शन। यूएस ने यहां पर स्टारडस्ट जो कि एक कॉमेट से सैंपल कलेक्ट किया था वो आपको यहां पर दिखेगा सक्सेसफुल होता है 1999 में। 2001 में यूएस ने जेनेसिस मिशन भेजा था जिसके अंदर सोलर विंड्स, यानी कि हमारे स्पेस के अंदर अंतरिक्ष में जो सूरज के पार्टिकल्स होते हैं, हाई चार्ज पार्टिकल्स, उनका सैंपल कलेक्ट किया और फिर वापस धरती पर आए। ठीक है, तो यहां पर सोलर विंड के पार्टिकल्स कलेक्ट करें और वापस धरती पर लेकर आए और यूनाइटेड स्टेट ने करा। तो ये नाम याद रखेंगे, जेनेसिस, स्टारडस्ट, ओसिरिस रेक्स। पेपर में कहेगा जेनेसिस एंड स्टारडस्ट, दीज टर्म रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पेपर में टर्म बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा ऐसी जगहों से, क्योंकि भाई देखिए ओसिरिस रेक्स न्यूज में है, हो सकता है उससे जुड़ी हुई चीज पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए यहां पर याद रखेंगे स्टारडस्ट और जेनेसिस ये दो ऐसे मिशन हैं जो कि नासा पहले अंजाम दे चुका है सैंपल कलेक्शन में, और अब ओसिरिस रेक्स जो है ये नासा का तीसरा सैंपल कलेक्शन मिशन है, लेकिन एस्टेरॉइड से पहला सैंपल कलेक्शन मिशन है। तो एस्टेरॉइड से पहली बार सैंपल कलेक्ट किया है नासा ने। उससे पहले क्या कोई नासा से पहले किसी एस्टेरॉइड से सैंपल कलेक्ट कर चुका है? जी हां, बिल्कुल, जापान कर चुका है। 2014 में जापान ने हायाबुसा मिशन भेजा था जो कि एस्टेरॉइड ryugu से सैंपल कलेक्ट कर लाया था और एक सक्सेसफुल मिशन रहा था। पेपर में आपसे बोल देगा बेन्नू एंड ryugu, दीज टर्म्स वर इन न्यूज, और पूछेगा कि भाई ये किस चीज से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आपको ryugu पता होना चाहिए, हायाबुसा मिशन क्या था ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक मिशन ऐसा हो चुका है। तो नासा ने पहली बार एस्टेरॉइड से सैंपल कलेक्ट करा, हालांकि जापान उससे पहले 2014 में ही कर चुका था।
ठीक है, चलिए उससे पहले जापान का हायाबुसा मिशन पहले भी एक चला था, जो कि इटोकावा एस्टेरॉइड पर गया था सैंपल कलेक्ट करने, लेकिन ये आप देख सकते हैं यहां पर पार्शियली सक्सेसफुल रहा। उसके बाद अगर बात करें मून से सैंपल कलेक्ट कर कर रोबोटिक तरीके से चाइना भी आ चुका है और मिशन सक्सेसफुल रहा है। तो चाइना ने भी रोबोटिक तरीके से मून से सैंपल कलेक्ट किए हैं। अब पेपर में आपसे पूछ सकता है कि भाई स्टेटमेंट बना देगा ओसिरिस रेक्स के ऊपर, अगली स्टेटमेंट बना देगा कि भाई ऐसा अभी तक मिशन किसी ने भी अंजाम नहीं दिया है, तो जवाब गलत हो जाएगा। जापान पहले कर चुका है ऐसा मिशन। उसके अलावा मून से सैंपल सबसे ज्यादा कलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा आने वाले समय में कौन कौन से मिशन पाइपलाइन में है, तो यहां पर बात करें चैंग E6 चाइना का जो है मून पर जाएगा फिर से और ये सैंपल कलेक्ट करेगा। उसके अलावा जापान का एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है जो कि मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन पर जाएगा, यानी कि चांद का यानी कि मार्स का, मंगल ग्रह का जो चांद है, मून है फोबोस पर जाएगा जापान का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट और सैंपल कलेक्ट कर कर लेकर आएगा। उसके अलावा चाइना का तियानवेन-2 यहां पर एस्टेरॉइड पे जाएगा 2025 में। उसके अलावा यहां पर एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यूनाइटेड स्टेट्स और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट मिशन होगा, जो कि मंगल ग्रह से सैंपल कलेक्ट कर कर लेकर आएगा, यानी कि मंगल ग्रह की मिट्टी और पत्थर वगैरह उठाकर धरती पर लेकर आए जाएंगे। और जापान क्या करेगा, मंगल ग्रह के एक चांद फोबोस की मिट्टी उठाकर लेकर आएगा। ठीक है, और चाइना का एक और मिशन आपको 2031 में, यानी कि ये सैंपल कलेक्शन मिशन आपको और आने वाले समय में न्यूज में देखने को मिल सकते हैं। यहां पर हमने इसलिए डिस्कस करा, कल को अगर ये नाम आपके सामने फिर से आए 2024 में, जैसे चैंग E6 आ सकता है, तो फिर घबराने की बात नहीं है, आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लासेस के अंदर। जैसे ही इसका शेड्यूल आएगा आपको मेरी ऐप पर प्रोफाइल में लिंक मिल जाएगा। साथ में प्लस कोर्सेज में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी को हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और एसएम के कोड लगाएंगे। अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना है तो एसएम के लाइव कोड लगाएंगे। दोस्तों साइंस एंड टेक में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, साइंस एंड टेक को हमें अच्छे से डील करना चाहिए और यहां पर पूरी कोशिश की गई है सारी चीजों को, सभी एस्पेक्ट को अच्छे से कवर किया जाए इस न्यूज के। और अगर यहां पर बात करें तो सभी मंथ के साथ अब आपको एक्सटेंडेड मंथ्स फ्री में मिल रहे हैं, जैसे कि 9 महीने के साथ 3 महीने, 12 के साथ 4 महीने। आप इसको यहां पर देख सकते हैं, कोड बस लगाएंगे एसएम के लाइव अगर आपको फ्री मंथ लेने हैं यहां पर। उसके अलावा लक्ष्य आपको प्रयास बैच 2024 का देखने को मिलता है, जो कि 9 महीने अब बचे हैं, आपको लास्ट मोमेंट पे तैयारी कराने के लिए बैच लॉन्च किया गया है। एसएम के लाइव कोड लगाएंगे अगर ज्वाइन करना है तो। लक्ष्य बैच आपको 2024 के लिए मिलेगा, फाउंडेशन बैच है, 1-on-1 मेंटोरशिप, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको यहां पर देता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, कोड वही रहेगा हमारा एसएम के लाइव। उसके अलावा 2025 के लिए आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा, 1-on-1 मेंटोरशिप, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलती है, 0 से तैयारी कराई जाएगी, कोड हमारा सेम रहेगा एसएम के लाइव। ठीक है, चलिए तो यहां पर जाते जाते आप देख सकते हैं 2016 का एक क्वेश्चन है, फिर से स्पेस मिशन से जुड़ा हुआ, इसरो के ऊपर, मंगलयान के ऊपर, इसको अटेम्प्ट करेंगे और अपनी यादें ताजा करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।